दोस्तों इस वीडियो और में हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी को। इसके प्रीवियस वीडियो बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन 5-7 मिनट का जो वीडियो डाला गया था, उस पे बायोलॉजी को लेके कुछ बातें हुई हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, लिंक में प्लेलिस्ट में भी मिलेगा आपको। हमने कहा था कि ये अंग्रेजी वर्ड है और इसका प्रयोग सबसे पहले दो आदमी लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये दो शख्सों ने 1801 में इस अंग्रेजी शब्द बायोलॉजी का प्रयोग किया था। तो क्या 1800 पहले के हमारे रिसर्च करने का मतलब है कि क्या 1801 के पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में कोई पहल नहीं हुई थी? तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हुई थी और जरूर हुई थी। नाम आएगा अरस्तू का। एक चीज यहाँ की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में, इस जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीवों की यानी कि सभी जीवधारियों के अध्ययन किया जाएगा और सभी जीवधारियों के अध्ययन करने के क्रम में इसके पहले पहल जो हुई थी उसमें नाम आता है अरस्तू का। पहले वीडियो में भी इसका चर्चा हमने किया है, उल्लेख किया है। अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पे हमने पहले वीडियो में बात कर लिया है। अरस्तू को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस पर भी हमने बातें कर ली है ना। और एक नाम हमने बात किया था थियोफ्रेस्टस का। किसका? थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? थियोफ्रेस्टस को आप जानिए कि पहले वनस्पति विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर भी हमने बात की है। इसके वीडियो में, पहले वीडियो में हमने उसमें बताया था कि अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता है कि अरस्तू ने इस शाखा को स्थापित किया था, व्यवस्थित रूप में विज्ञान के इस शाखा यानी कि जीव विज्ञान को स्थापित करने का श्रेय जीव अरस्तू को जाता है, इसलिए इनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लियर? दूसरा है जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तू को कहा जाता है। तो इसमें रीजन ये है कि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम की रचना की थी और इसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया था इन्होंने, इसलिए जंतु विज्ञान का इनको पिता भी कहा जाता है अरस्तू को। और थियोफ्रेस्टस की बात हुई थी, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम ग्रंथ की रचना की थी और इसके वजह से इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये इन सबों के बहुत पहले की बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको हम रिकॉल किए। अब आइए हम जानते हैं, चूंकि सभी जीवधारियों का जब इसमें अध्ययन करना है तो हम सजीवों के कुछ गुण देखें पहले कि किन आधारों पर हम सजीवों की पहचान कर सकते हैं और क्या गुण हैं उनके, उन पे थोड़ी बात हो जाए। तो उनको सबसे पहले आप
दिख पा रहा है? कोशिकीय संगठन। क्या? कोशिकीय संगठन। इसको सेल ऑर्गेनाइजेशन भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो कोशिकीय संगठन। दूसरा है उपापचय। इसके आधार पर हम इस पर भी बात करने वाले हैं, इस पर भी करेंगे उपापचय। तीसरा हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि के आधार पर। चौथा हो जाएगा प्रजनन। इस पर भी बात करने वाले हैं अभी। और पांचवा हो जाएगा चेतना। और भी कुछ है, बात करते हैं एक एक करके। देखिए, पहला हमने कहा कि कोशिकीय संगठन, तो सभी जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है, और सजीवों के गुण निर्धारित करने का गुण के एक लक्षण भी है। कोशिकीय संगठन जो है ये इनके निर्धारित गुण भी हैं सजीवों के। उपापचय को हमने देखा, तो सजीवों के जीवन को पूर्ण करने में सजीव के शरीर के अंदर जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो उपापचय के अंतर्गत आती हैं। इनके दो फॉर्मेट होते हैं, इस तरह समझिए आप उपापचय के अंतर्गत क्या होता है, प्रक्रियाएं हैं। इसमें एक होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। और दूसरा होता है अपचयन। इसका एग्जाम्पल अगर लें आप, इसका एग्जाम्पल तो आप वृद्धि को ले सकते हैं। क्यों लेंगे, बता रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि इस प्रक्रिया में एक अपचयन भी होता है। तो अपचयन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं श्वसन को, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया को ले सकते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि कोशिकीय संगठन अभी अभी हमने बता दिया। अब उपापचय का बताया कि इस प्रक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। उपचयन में क्या होता है कि सरल अणु सजीव के, किसी भी जीव के शरीर में सरल अणु जटिल अणु के रूप में जटिल अणु का निर्माण करते हैं। और इसका उदाहरण आप वृद्धि को ले सकते हैं, यानी कि ग्रोथ को ले सकते हैं। अपचयन की प्रक्रिया में होता यह है कि सजीवों के शरीर में, यानी कि जीवधारियों के शरीर में ये जटिल अणु सरल अणु का निर्माण होता है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं के रूप में निर्माण होता है। और ये जब जटिल अणु सरल अणु में तब्दील होते हैं तो ऊर्जा का विमुक्तीकरण होता है। तो इस प्रक्रिया में आपने ये जाना। वृद्धि के आधार पे हमने कहा, तो वृद्धि की प्रक्रिया में भोजन का प्रयोग करके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है ना? ये चीज है। प्रजनन के आधार पर तो सजीव अपने समान प्रतिकृति के, यानी कि अपने जैसे अपने समान प्रतिकृति के जीवों के जन्म देने की क्षमता होती है। तो इस आधार पर प्रजनन क्षमता के आधार पर सजीवों के गुण ये भी हैं, प्रजनन भी है, चेतना भी है। चेतना सजीवों के गुण को निर्धारित करने वाले लक्षण है। चेतना से संवेदनशीलता आती है, अर्थात संवेदनशीलता आती है, जैसे कि प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्वाकर्षण या फिर रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया के प्रति
ये उद्दीपन करने की शक्ति, यानी कि इन, जैसे हमने किया एग्जाम्पल दिया, जैसे कि प्रकाश, ताप, जल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण भी ले सकते हैं। आपके साथ ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो आप प्रतिक्रिया तो कुछ करते ही हैं। प्रकाश जब आंख पे आता है तो संवेदनशीलता आती ही है पुतली पे। ताप जो है, अगर आपको ज्यादा ताप पे रखा जाए तो भी प्रतिक्रिया होती है, तो गुरुत्वाकर्षण है। और रासायनिक क्रिया, शायद मैं तिरछा लिखने लग गया हूं, रासायनिक क्रिया के प्रति ये प्रतिक्रिया देते हैं। तो इन आधारों पे सजीवों को की पहचान की जा सकती है। इनके अलावा आप गति के आधार पर, पोषण के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर, तो इन तमाम आधार पे हम सजीवों को का पहचान कर सकते हैं। तो कोशिकीय संगठन, उपापचय, वृद्धि, प्रजनन और चेतना, इनके आधार पर ये सजीवों के गुण हैं। इसके अलावा गति, पोषण और उत्सर्जन के आधार पर भी सजीवों की पहचान होती है। दोस्तों, इन उपयुक्त जितने भी एग्जाम्पल आप देखें, इनके आधार पे आप ये जान गए होंगे कि पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। कुछ में इन चीजों का अभाव किसी एक का हो सकता है, लेकिन आप ये कंफर्म हो गए यहाँ पे इनको जान के कि पादप यानी कि वनस्पति और जंतु ये सभी सजीव हैं। तो इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पादप और जंतु में आखिर क्या भिन्नताएं हम स्पष्ट कर सकते हैं, पादप और जंतु में क्या अंतर है। ये तो हो गए, इनके आधार पे हम जान गए कि पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में हम जानेंगे कि पादप और जंतु को किस आधार पर हम भिन्न भिन्न कह सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।